पिछले क्लास में हम लोग बात किए थे फिजियोसॉर्प्शन से रिलेटेड, यानी कि फिजिकल एडजॉर्प्शन से रिलेटेड बातचीत किया गया था। और यहाँ पे अब आया है सेकंड पॉइंट में आपके पास केमियोसॉर्प्शन। केमियोसॉर्प्शन को हम लोग केमिकल एडजॉर्प्शन के नाम से जानते हैं, समझ गए। अब ये केमिकल एडजॉर्प्शन जो होता है इसका हिंदी होता है रासायनिक अधिशोषण। रासायनिक अधिशोषण इसका मतलब है कि रासायनिक अधिशोषण में रासायनिक बंधन बनेगा। एकदम ऐसे याद कर लेना कि रासायनिक अधिशोषण में रासायनिक बंधन बनते हैं। और फिजिकल अधिशोषण जो होता है आपके पास भौतिक अधिशोषण होते हैं, उसमें आपका बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं होता है। अगर बॉन्ड बनवो करता है तो वांडर वाल बॉन्ड बनता है, जो एक प्रकार का कैसा बॉन्ड है, कमजोर बॉन्ड है। अब देखिए यहाँ पर आपके पास कहा है केमियोसॉर्प्शन के रिस्पेक्ट में कि इसे हम लैंगम्यूर एडजॉर्प्शन के नाम से जानते हैं। यानी केमियोसॉर्प्शन को लैंगम्यूर एडजॉर्प्शन कहा जाता है, यानी लैंगम्यूर अधिशोषण के नाम से जाना जाता है। फिर कहता है यहाँ पे डिफिनेशन केमियोसॉर्प्शन का कि व्हेन द एडजॉर्बेंट एंड एडजॉर्बेट आर हेल्ड टुगेदर बाय केमिकल बॉन्ड। यानी कहने का मतलब साफ साफ है कि अगर हमारे पास कोई यहाँ पर पदार्थ है और इस पदार्थ के ऊपर में ऐसे कोई सब्सटेंस को आप रखे हुए हैं, तो ये जो सब्सटेंस आप रखे हुए हैं इसके सतह से इसका ये पदार्थ का जो सतह आपके पास यहाँ पर दिखाई दे रहा है, इसके बीच में जो बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, यानी कि यहाँ पर आपका केमिकल बॉन्ड बनता है। तो केमिकल बॉन्ड बनना ही कहलाता है आपका क्या चीज, केमिकल एडजॉर्प्शन। यानी कि जब दो पदार्थ, कहने का मतलब कि एक पदार्थ का सरफेस आपका ये है जिसको हम अधिशोषक कहते हैं, और ये हमारा अधिशोष है, यानी एडजॉर्बेंट और एडजॉर्बेंट की बात कर रहा है। तो इन दोनों के बीच में अगर बॉन्ड बनता है तो बॉन्ड बनने की प्रक्रिया को, या बॉन्ड जब बन जाता है तो उस घटना को हम लोग क्या कहते हैं, केमियोसॉर्प्शन कहते हैं। जैसे देखिए मान लिया जाए आपके पास एक छोटा सा प्लेट लीजिए, उस प्लेट में आप क्या कीजिए कि हम लोग ऐसे करके क्या किए थे, उसमें खसका का टुकड़ा छोटा छोटा बना करके स्फेरिकल पार्ट में रख दिए, उसको हल्का सा एनर्जी दिए, उड़िया गया ना। अब एक प्लेट लीजिए और प्लेट में हम तेल डाल देते हैं। आप बताइए कि उस तेल को फूकेंगे तो उड़ जाएगा जल्दी? नहीं, उसका कुछ न कुछ अंश प्लेट में जो तेल था, उस तेल का कुछ अंश प्लेट से लगा हुआ रह जाएगा। इसका मतलब है कि प्लेट और ये तेल के बीच में, तेल के जो कण है उसके बीच में एक प्रकार का बॉन्ड फॉर्मेशन हो चुका है, समझ गए। उसी को हम लोग कहते हैं क्या चीज, केमिकल एडजॉर्प्शन, केमियोसॉर्प्शन। यानी केमियोसॉर्प्शन और फिजियोसॉर्प्शन, एडजॉर्प्शन का दो भाग होते हैं। फिजियोसॉर्प्शन में आपका बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं होता है, अगर होता भी है तो कमजोर बंधन बनता है। और केमिकल आपके पास एडजॉर्प्शन जो होते हैं, इसमें बॉन्ड तो बनता है लेकिन मजबूत बंधन बनते हैं, यानी केमिकल बॉन्ड बनता है। अब देखा है, यदि अधिशोषक तथा अधिशोष एक दूसरे के रासायनिक बंधन द्वारा जुड़ जाते हैं, यानी कि आपके पास यहाँ पर एडजॉर्बेंट और एडजॉर्बेंट की बात कर रहा है, तो अधिशोषक और अधिशोष जो पदार्थ होते हैं वो एक दूसरे के साथ बॉन्ड बनाते हैं। जैसे देखिए गर्म निकेल पर C2H4 इथीन तथा हाइड्रोजन गैस का अधिशोषण। अगर निकेल का कोई आपके पास ऑब्जेक्ट है, इस पर क्या किया गया है कि आप C2H4 गैस को डालिएगा और यहाँ पर हाइड्रोजन गैस को डालिएगा, तो इसके साथ ही देखिए रिएक्शन में भाग ले रहा है ना, यानी कि बॉन्ड बना रहा है। तो जो बॉन्ड यहाँ पे बनता है, इस प्रकार से कहा जाता है आपके पास कि कुछ जो इसके पार्टिकल्स होते हैं इसके अंदर समाहित हल्का सा हो जाता है, यानी नाम मात्रा के हल्का सा बॉन्ड बनने के कारण उसके चपेट में आ जाता है। अब देखिए केमियोसॉर्प्शन जो होते हैं ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड का फॉर्मेशन क्यों करता है भाई, तो देखा जाए
जितने भी आपका केमियोसॉर्प्शन होता है, केमियोसॉर्प्शन वाली घटना होती है, केमिकल एडजॉर्प्शन होता है, केमिकल एडजॉर्प्शन में हाई स्पेसिफिसिटी होते हैं, यानी कि इसका उच्च विशिष्टता होता है। उच्च विशिष्टता के कारण ही रासायनिक बंधन का निर्माण होते हैं। अगर उच्च विशिष्टता नहीं होता तो यहाँ पर बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं होता, जो कि फिजिकल एडजॉर्प्शन में आपका लो विशिष्टता था, यानी कि लो स्पेसिफिसिटी थे, इस कारण से कह सकते थे कि वहां पर बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं हो रहा था। फिर कहा जाता है कि इट इज इरिवर्सिबल नेचर, यानी कि वो जो था आपके पास कहा जाता है कि फिजिकल एडजॉर्प्शन आपका रिवर्सिबल प्रोसेस में था। जैसे मान लिया जाए कि प्लेट में हम खसका रखे हुए, खसका का छोटा छोटा कण उड़िया दिए, फिर उसको बटोर के लाएंगे, फिर उड़ियाएंगे, समझ गए? ऐसे बचपन वाला खेल खेलते रहेंगे। लेकिन मान लो कि तेल आपके पास है, तेल को आप जितना डाले प्लास्टिक के किसी बर्तन में या तो प्लेट में, अब बताइए कुछ न कुछ तेल तो आपका बर्बाद होगा, क्षय होगा ही। अब मान लीजिए पूरा कितना काछिएगा उसको, तो तेल का तो कुछ न कुछ अंश लगा हुआ रह जाएगा। इसका मतलब है कि ये जो होता है केमिकल एडजॉर्प्शन होते हैं, इसका इरिवर्सिबल प्रोसेस नेचर होता है, यानी कि द्वारा इसको हम प्राप्त नहीं कर सकते। अब देखा जाए इट इज डिपेंड अपॉन सरफेस एरिया, यानी कि पृष्ठ क्षेत्रफल पर केमियोसॉर्प्शन डिपेंड करता है। अब ये पृष्ठ क्षेत्रफल पर कैसे डिपेंड करता है? जैसे मान लिया जाए कि आपका पृष्ठ क्षेत्रफल एकदम पतला सा है, उसमें आप तेल डाले हैं तो वो क्या हो जाएगा, टघर करके पूरा का पूरा गिर जाएगा, समझ गए? आपका एरिया सरफेस का चीज है, बड़ा है, मान लीजिए इतना बड़ा डलडा के एकदम गैलन रख ले, ओरा में भर गैलन में तेल था, भर गैलन तेल आप रख दिए थे, उसके बाद चुआ रहे हैं तो कुछ न कुछ उसके अंदर में 5 ग्राम 10 ग्राम तेल आपका बच ही जाएगा, कितना कुछ कीजिएगा तो अब कहा जाता है कि केमियोसॉर्प्शन जो होते हैं ये सरफेस एरिया पर डिपेंड करता है कि आपका एब्जॉर्बेंट और एब्जॉर्बेंट का कैसा मतलब कि एरिया है, कैसा भाग है। अब देखिए खसका को हटाने के लिए बहुत कम एनर्जी की जरूरत पड़ रही थी, लेकिन अगर प्लेट में तेल लग जाए तो मारे इसे करना पड़ता है, तब निचोड़ाता है, यह तब छूटता है। इसका मतलब है कि केमियोसॉर्प्शन में आयोनाइजेशन इंथैल्पी का मान अधिक होता है, आयोनाइजेशन इंथैल्पी का मान अधिक होता है। आयनन ऊर्जा जो इसमें लगाए जाते हैं केमियोसॉर्प्शन में, इसमें कहा जाता है आपका कि आयनन इंथैल्पीज उच्च होते हैं, और वो भी कितना 80 से लेकर 240 किलो जूल पर मोल। ये आयोनाइजेशन एनर्जी का यूनिट होता है, किलो जूल पर मोल, ये आयनन ऊर्जा का मात्रक होता है। अब देखिए इसमें एक्टिवेशन एनर्जी भी ज्यादा होता है। जब आयोनाइजेशन इंथैल्पी ज्यादा लगेगा तो आपका जाहिर सी बात है कि एक्टिवेशन एनर्जी क्या लगेंगे, ज्यादा लगेंगे। यानी कि जब आपको तेल छोड़ाने में मान लिया जाए कि आपका ज्यादा एनर्जी लग रहा है, जैसे समझ लीजिए आपका शरीर है, इस शरीर में तुम बालू ऐसे लेके मिट्टी लेकर कैसे रगड़ दिए, ठीक है, ये पदार्थ है, इसको तुम फूकोगे मिट्टी उड़ जाएगा, झाड़ोगे उड़ जाएगा। मान लिया जाए कि तुम गए कहीं से मोबिल ले लिए, हाथ में लाके रगड़ दिए, मोबिल, समझ गए? अब मोबिल को रगड़ने के बाद अब इसको फूको, फू फू उड़ाएगा वो नहीं। यानी कि मोबिल जो हाथ पर आप लगाए हैं ये किस प्रकार का अधिशोषण की बात कर रहा है, केमिकल एडजॉर्प्शन की बात कर रहे हैं। इस मोबिल को छोड़ाने में हमको आयनन ऊर्जा ज्यादा लगेगा, ज्यादा एनर्जी लगाना पड़ेगा। साबुन से धोएंगे, सरफ से धोएंगे, फिर फल्ला चिल्ला से धोएंगे, यानी कि ऊर्जा जब ज्यादा लग रहा है छोड़ाने में इसको, इसका मतलब एब्जॉर्बेंट जो पदार्थ है उसको हटाने में ज्यादा एनर्जी लग रहा है, एक्टिवेशन एनर्जी भी हमारा क्या लगेगा, ज्यादा लगेगा। अब देखिए ये यूनिमोलिकुलर लेयर के फॉर्म में होता है केमियोसॉर्प्शन, यानी कि कह सकते हैं कि एक छोटा सा लेयर है जो इसके संपर्क में आ जाता है, मतलब हल्का मात्रा में इसका जो ऊपर वाला पदार्थ आप डालते हैं किसी चीज में तो वो हल्का सा नीचे वाला सरफेस में टकराता है, यानी एक लेयर तक के। इसलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं, यूनिमोलिकुलर लेयर कहते हैं। यानी कि केमियोसॉर्प्शन में आपका यूनिमोलिकुलर लेयर उपस्थित होते हैं। कोई दिक्कत? चलिए आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन आया है, क्वेश्चन के रूप में हमेशा पूछता है
व्हाट इज एडसॉर्प्शन आइसोथर्म्स। समझ गए, ये क्वेश्चन आपको कहीं ना कहीं मिला होगा क्वेश्चन बैंक में। तो ये व्हाट इज एडसॉर्प्शन आइसोथर्म की अगर बात करते हैं तो अधिशोषण समतापी किसे कहा जाता है, इसका हिंदी होता है अधिशोषण समतापी। इसको आपको जरा रखना पड़ेगा, नहीं तो कुछ समझिए, समझाने की कोशिश करते हैं। कहा है कि ए मैथमेटिकल एक्सप्रेशन और ग्राफिकल कर्व, यानी कि यहां पर कोई मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ग्राफिकल कर्व मतलब ग्राफ से रिलेटेड बातचीत करने वाला है, which represents the relation between the amount of gas absorbed by the adsorbent and the equilibrium pressure is called adsorption isotherm। हिंदी में वही चीज का डिफिनेशन लिखा हुआ है कि एक गणितीय व्यंजक या ग्राफीय वक्र जो अधिशोषण के द्वारा अधिशोष गैस का मात्रा तथा सामदाब के बीच संबंध स्थापित करता है। यानी कि इसमें कौन कौन पॉइंट आपका इंपॉर्टेंट नजर आ रहा है, सामदाब के बीच और किसके किसके बीच, अधिशोष और अधिशोषक के बीच, और अधिशोषक अधिशोष के बीच। अब देखिए, यानी कि जो ये एडसॉर्प्शन आइसोथर्म होते हैं, ये कहा जाता है आपके पास कि यहां पर समय के रिस्पेक्ट में कुछ घटना घटती है। जैसे देखिएगा, कोई चीज या कोई पदार्थ को किसी चीज पर डालते हैं तो कुछ समय लगता है ना उसको सटने में, कोई काम होने में। जैसे इससे पहले हम लोग पढ़े थे केमिकल काइनेटिक्स, तो हम लोग वहां पे पढ़े थे कि मान लीजिए कि एक हमारे पास गिलास है, गिलास में पानी है, पानी में चीनी या नमक को डाल रहे हैं तो घुलने में समय ले रहा है। अब मान लीजिए तो वहां पर टाइमिंग की बात किया जा रहा था रेट ऑफ रिएक्शन के रूप में। यहां पर जो आइसोथर्म में आया है, अब समझिएगा, मान लिया जाए कि जैसे ही आप सब्जी खाते हैं, आपका लगन का समय चल रहा है, आजकल बफर सिस्टम प्लेट में उठा के मार गपागप, समझ गए। अब देखिए क्या हुआ, खाए और मिस्टेक से गिर गया, तो क्या होता है कि जरा सा फैलने में दाग समय लेता है। दाग जो फैलता है हमारे कपड़ा पे, वो जरा समय लेता है। तो वही समय को, और जो वहां पे एडसॉर्बेंट हमारे पास है, यानी अधिशोषक है, अधिशोष पदार्थ है, उसके बीच में जो समय लगता है उसको दाग फैलने में, उसी को हम लोग कहते हैं क्या चीज, अधिशोषण क्षमता। समझ लीजिए, जैसे रुई पे आप इंक गिराए, ठीक है, रुई आपके पास बहुत सारा है, मान लीजिए कि 2 बूंद 4 बूंद हम क्या किए, इंक गिरा दिए। अब इंक गिराने के बाद ऐसा नहीं है कि तुरंत वो उतना ही समय में फैल जाएगा, देखिएगा धीरे धीरे वो नीचे आता है, तो कुछ समय लेता है ना। तो वही समय को मेजरमेंट किया जाता है ग्राफ के माध्यम से। वही चीज यहाँ पर बताता है कि जैसे जैसे समय आपका बढ़ते जाएगा तो प्रेशर भी उसका कुछ कम होते जाता है। समझ गए, यानी कि मान लीजिए लिक्विड को ऐसे गिराए, फिर वो टकराया, फिर टकराया, 1 लेयर से 2 लेयर से 3 लेयर से, तो हमारा क्या हो रहा है, लिक्विड का जो प्रेशर है वो कम होते जाएगा एडसॉर्बेंट और एडसॉर्बेंट के वजह से। देखिए, एक गणितीय व्यंजक या ग्राफीय, चलिए हिंदी तो हो गया, सामदाब मतलब इक्विलिब्रियम प्रेशर की बात कर रहा है। यहां पर क्या किया गया है कि एक आपके पास एडसॉर्प्शन आइसोथर्म समय के अनुपात में बताया गया, इस प्रकार से ऐसे होते हैं। अगर आपका प्रेशर ज्यादा है तो समय आपका कम लेगा, प्रेशर आपका ज्यादा है तो फैलने में क्या लेगा, समय कम लेगा। मान लीजिए कोई चीज आप प्रेशर से मार रहे हैं, जैसे इतना बड़ा रुई हम यहाँ पे रख दिए है, एकदम बड़का जो इंक रखे हुए हैं प्रेशर वाला, समझ गए, मारिए एकदम प्लस एकदम खचाक से, क्या होगा, तुरंत आपका मतलब चारों तरफ फैल जाएगा।
इसका मतलब कि प्रेशर यदि आप बढ़ता है, प्रेशर ज्यादा रहता है तो समय फैलने में कम लगता है, तुरंत हो जाता है। अगर मान लिया जाए यहाँ पर कहता है केमिकल एड्जॉर्प्शन में कि केमिकल एड्जॉर्प्शन की बात होती है तो ये कभी बढ़ता है तो कभी घटता है। जैसे देखिएगा बढ़ते घटने का क्रम की बात करते हैं। जैसे मान लिया जाए कि अगर आपके पास प्रेशर की बात किया जा रहा है, इक्विलिब्रियम प्रेशर की बात किया जा रहा है टेम्परेचर के साथ, तो कहीं कहीं आप देखिए कोई ऐसा सब्सटेंस हो आपके पास जिसमें कहा जाए कि कपड़ा लत्ता की बात करें या तो फिर कह सकते हैं किसी एड्जॉर्प्शन की बात कर रहे हैं, तो एक प्लेट लीजिए, प्लेट में क्या कीजिए कि ऐसे करके इंक गिराइए, कहीं देखिएगा कुछ घर करके कहीं ज्यादा चल जाता है, कहीं कम चल जाता है, होता है ना। ऐसा नहीं है कि मान लीजिए कि यहाँ पे हमारे पास है इंक ऐसे गिरा है तो जस्ट यहीं पे रुक जाएगा, कहीं पे क्या हो जाता है कि ज्यादा फोर्स लगने के कारण, ज्यादा प्रेशर लगने के कारण वो स्याही इधर की ओर बह जाता है, कहीं भी इधर की ओर बह जाता है। तो ये केमिकल एड्जॉर्प्शन की क्रिया को कहते हैं कि इस प्रकार से कभी इसमें आपका टाइम के साथ प्रेशर बढ़ता है और टाइम के साथ कभी प्रेशर इसका घटता है। तो इस इक्वेशन को बस याद कर लेना, यही आप लोग से गुजारिश है। चलिए आगे बढ़ते हैं थ्योरी की ओर। x बटा m जो आपके पास है ये कहा जा रहा है आपके पास साम्य दाब यानी कि इक्विलिब्रियम के केस में स्मॉल इधर कैपिटल का है, सब स्मॉल है। हाँ जब ऊपर ऐसे लगा दिए ऐसे किया, समझ गए। कोई गैस का मतलब कि फॉर्मेशन किया जा रहा है, प्रोड्यूस किया जा रहा है, जैसे एलपीजी गैस बन रहा है, सिंपल समझो। तो एलपीजी का जो कंपनी है उस कंपनी में चारकोल युक्त मास्क बनाया जाता है, उस गैस में मास्क में चारकोल डाल दिए जाते हैं। चारकोल का काम क्या होता है कि जैसे ही मतलब गैस का हल्का फुल्का लीकेज भी अगर कहीं से होता है तो वो उसके नाक में जाता है तो उसके फेफड़ा में नहीं जा पाता है, श्वसन प्रक्रिया के द्वारा उसको एब्जॉर्ब कर लेता है चारकोल। इसीलिए कहा गया कि गैस मास्क बनाने में हम लोग क्या करते हैं, ये एब्जॉर्प्शन की क्रिया होती है। चलिए आगे बढ़ा जाए, लिख लिए। अच्छा एक बात बताओ, तुम लोग इस बैच से इस महीना में ना अक्टूबर में पेमेंट कैसे क्रियाकरण चलेगा? अरे हम लोग भाई पेट है ना, समझ ना, पेट के साथ साथ काम भी रहता है। इसमें मैक्सिमम बच्चा का ड्यूज है, बताओ अक्टूबर नवंबर। अब दिसंबर आ जाएगा तो बताओ दिसंबर जनवरी वाला दोनों साथ में करना है, एक बार दिसंबर और जनवरी दोनों वाला काट के देंगे। अब 10 दिसंबर के बाद क्लास जल्दी कर देंगे, बंद नहीं करेंगे, जिसका फुल पेड रहेगा उसको बैठा के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करवाएंगे। कोई उस समय कहेगा कि बताओ, देखिए अधिशोषण का उपयोग, ध्यान दीजिएगा सब लोग, यहाँ पर अधिशोषण का उपयोग क्या है जरा सा ध्यान दीजिए राजधान। यहाँ पर बताया है कि इन रिमूविंग मॉइस्चर फ्रॉम एयर इन द स्टोरेज ऑफ डेलिकेटेड इंस्ट्रूमेंट्स। देखिए किसी यंत्र के माध्यम से किसी यंत्र के माध्यम से उस यंत्र के अंदर हवा से मॉइस्चर को बाहर निकाल करके उसको उसमें बंद कर दिया जाता है, स्टोरेज कर दिया जाता है। जैसे मान लो कि कहीं पे देखते होंगे तुम लोग कि पिच पर, कहीं क्रिकेट खेलने वाले पिच पे पानी पड़ जाता है, तो पानी पड़ने के बाद हल्का सा क्या हो जाता है, कुहासा वगैरह रहता है ठंडा के दिन में, तो उसमें आर्द्रता फैल जाते हैं, पानी का हल्का मात्रा आ जाता है, तो उसको फिर क्या किया जाता है, पिच को सुखाया जाता है। ऐसे कुछ वैक्यूम क्लीनर वगैरह लेकर के या किसी चीज से सुखाया जाता है, हॉट क्लीनर वगैरह लेकर के, तो उससे क्या होता है कि आपका जो हवा में मॉइस्चर फैले हुए हैं, आर्द्रता फैले हुए हैं, पानी जिसको नमी हम लोग कहते हैं, नमी फैला हुआ है, उस नमी को हम लोग एक यंत्र के माध्यम से क्या कर लेते हैं, स्टोर कर लेते हैं। उसमें किस प्रकार की घटना होती है, तो उसमें आपका एडसॉर्प्शन की घटना होती है। अब देखा जाए इन द सेपरेशन ऑफ इनर्ट गैस, जैसे मान लिया जाए आपको पता है कि इस हवा में आपको पता है कि एयर में आपका
78% नाइट्रोजन पाए जाते हैं, 21% ऑक्सीजन पाए जाते हैं और 1% अदर गैस इनर्ट गैस के रूप में जाना जाता है। मान लो तो ये हवा में से आपको ऑक्सीजन को, नाइट्रोजन को और इस इनर्ट गैस को हटाना हो, या तो मान लो कि नाइट्रोजन को सिर्फ रह देना है और ऑक्सीजन को और अदर गैस को हटाना है। तो इसको हटाने के लिए वायुमंडल में से जो प्रक्रिया लगाया जाता है वो प्रक्रिया किस रूप में काम करते हैं, तो वो भी आपका किस रूप में काम करता है, एडसॉर्प्शन के रूप में काम करते हैं। जबकि आप कभी देखे होंगे 11th क्लास में पढ़ाए थे कि डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन का खोज बताए थे ना, तो 11th क्लास में किस प्रकार से डिस्चार्ज ट्यूब बनाए थे, डिस्चार्ज ट्यूब बनाया गया था। अभी डिस्चार्ज ट्यूब में कहा गया था कि बाबू ये निर्वात होता है, ये वैक्यूम होते हैं, तो हवा को बाहर निकालने के लिए, यानी कि यहाँ से हवा को बाहर निकालने के लिए जो यंत्र का मतलब यूज किया गया था, जिससे यहाँ पे निर्वात पैदा हो गया। निर्वात कहने का मतलब क्या होता है, सिर्फ नाइट्रोजन गैस की उपस्थिति हो, ऑक्सीजन और अदर गैस वहां से क्या हो जाए, गायब हो जाए। तो यहाँ पर वैक्यूम कर सकते हैं बनाने के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं क्या चीज को, तो ये एडसॉर्प्शन विधि। अब गैस मास्क की बात किया जाता है कि गैस मास्क जो होते हैं, यानी कि गैस में गैस कंपनियां जो होती है, या तो कहीं मेडिसिन बनाने वाली जो कंपनियां हैं, या किसी वैसा केमिकल बनाने वाली कंपनियां हैं, फास्फोरस बनाने वाली कंपनियां हैं, ये सब जगह पे क्या होता है कि वहां पे मजदूर लोग को, वर्कर लोग को, जो वहां पे एम्प्लॉय होते हैं, काम करने वाले लोग होते हैं, उस सभी को एक चारकोल युक्त गैस मास्क दिया जाता है कि आप पहन करके इसको निरीक्षण करने जाना है। इसलिए दिया जाता है कि वहां जो उत्सर्जित गैस है, उस गैस को जब आपके पूरा इन्वायरमेंट में वो गैस फैल रहा होगा, तो हो सकता है कि आपके नाक के माध्यम के द्वारा, सांस के माध्यम के द्वारा फेफड़ा में जाए और आपके फेफड़ा को क्या कर दे, ब्लॉक कर दे, आपका ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को आवागमन बंद कर दे। इसलिए कहा किया जाता है कि मास्क में चारकोल की उपस्थिति होती है और वो चारकोल जो होता है आपका मॉइस्चर, गैस वगैरह को एब्जॉर्ब कर लेता है। वो जो एब्जॉर्ब करता है, यानी कि वो गैस आकर के यहाँ पे एब्जॉर्प्शन के रूप में काम करते हैं। इसका मतलब है कि जितने भी गैस मास्क होते हैं, वो गैस मास्क आपका एब्जॉर्प्शन के नियम पर काम करते हैं। समझ गए? अब कहा जाता है सॉफ्टनिंग ऑफ वाटर। पानी आपके पास है, पानी कठोर पानी है, कठोर पानी में देखते होंगे, जैसे कठोर पानी कहने का मतलब कि जिसको खारा जल कहते हैं ना, खारा जल है, उसमें हम लोग कुछ क्या करते हैं, ब्लीचिंग पाउडर छिड़क देते हैं या किसी प्रकार का केमिकल डाल देते हैं, ऊपर से ऐसे करके छिड़क दिए, तो वहां से क्या हो जाता है आपके पास कि हार्ड वाटर है जो सॉफ्टनिंग हो जाती है, यानी कि पीने योग्य हो जाता है। तो पानी को जो पीने योग्य बनाने में जो आपका मतलब कर सकते हैं कि जो प्रक्रिया होता है, उस प्रक्रिया में आपका कौन काम करता है, एडसॉर्प्शन काम करता है। पेंट इंडस्ट्री में पेंट बनाने वाली कंपनियां, नेल पेंट बनाया चाहे दीवार पेंट बनाया चाहे किसी प्रकार के पेंट हो, पेंट बनाने वाली कंपनियां हैं जो ये एडसॉर्प्शन को ध्यान रखते हुए बनाती है कि अगर हम किसी चीज पे किसी चीज को मार, देखिएगा बढ़िया पेंट जो होता है, जैसे आप लोग नेल पेंट को एग्जांपल लीजिए, बढ़िया जो नेल पेंट होता है वो अच्छा समय तक चलता है, समझ गए, मतलब उसको जल्दी मतलब छोड़ाना नहीं पड़ता, अपने छूटता भी नहीं है। लेकिन नॉर्मल अगर पेंट आप लोग लगाते होंगे तो क्या होता है कि उसमें आपका तुरंत भर में नेल पेंट ये गायब हो जाता है, समझ गए, 1-2 दिन रहा फिर अपने आप उड़ जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि एडसॉर्प्शन की प्रक्रिया है, आपका नेल उसके ऊपर में आप डाले हैं, तो बताइए कि वो नेल पॉलिश जब आप लगाते हैं तो क्या नाखून के अंदर चल जाता है, नहीं, नाखून के ऊपर ही रहता है, यानी अधिशोषक और अधिशोष के बीच वो बॉन्ड बनाता है। लेकिन वहां पे किस प्रकार का बॉन्ड बनाता है, केमिकल बॉन्ड। अच्छा वाला जो पेंट होता है वो केमिकल बॉन्ड बनाता है और लंबे समय तक आपके नाखून पर टिका रहता है। और यदि आपके पास कम पैसा वाला यानी कम जिसमें पूंजी लगा करके बनाया गया है, उसमें केमिकल की उपस्थिति कम होती है और वो वांडरवाल बॉन्ड बनाते हैं। आपके नाखून पे जैसे ही डालिएगा वहां पे वांडरवाल बॉन्ड बनाता है, तुरंत क्या हो जाता है, हल्का सा पानी में जाइएगा, कोई काम कीजिएगा, आटा सानिएगा, तुरंत क्या हो गया आपका, खराब हो जाता है। इसका मतलब है कि पेंट इंडस्ट्री एडसॉर्प्शन का बात ख्याल रख के ये कंपनियां बनाती है, समझ गए। अब देखा जाए पेंट कंपनियां कहने का मतलब सभी कंपनियां की बात करें, नेल पेंट से लेकर दीवार पेंट करने वाले तक।
अब डाइंग पेंट रंगने वाला जो आपका होता है, जैसे कपड़ा वगैरह आप रंगते हैं या कपड़ा वगैरह रंगा जाता है या कहीं पे कुछ और रंगने की बात कर दे, तो किसी भी रंगाई करने वाली जो कंपनियां, पेंट बनाने वाली जो कंपनियां होती है, पोचारा करने वाली कंपनियां हो, या रंगने में जो कपड़ा वगैरह की जाए, जो डाई किया जाता है, उसमें भी आपका एडजॉर्प्शन का ख्याल रखा जाता है कि भैया इसमें किस प्रकार का दे, किसमें बॉन्ड आपका कपड़ा से अच्छा हो। जैसे देखिएगा एक कंपनी के द्वारा ब्लैक कलर आपके पास दिया गया, एक आप 10 रुपया के जाते हैं इंग्लिश तरफ से लेते हैं, 10 रुपया में समझ गए मिलता है, वहां पर 10 रुपया में कलर लेकर आइए, एक बार कीजिएगा पेंट, 2 बार पहनिएगा, 2 बार पीछिएगा, रंग उतर जाता है उसका। यानी कि वो जो पेंट बेचती है एक महिला, वहां पे आप कह सकते हैं कि उसका पेंट में केमिकल बॉन्ड ज्यादा आपका नहीं बन पाता है, उसमें आपका फिजिकल बॉन्ड बनता है, यानी वांडर वाल बॉन्ड बनते हैं। इस कारण से आप जैसे ही उसको खींचते हैं तो उसका रंग क्या हो जाता है, गिरना शुरू हो जाता है। फिर कहा जाता है ये क्यूरिंग डिजीज, मतलब डिजीज को पकड़ने में भी, जैसे देखिए डिजीज को पकड़ने में, मतलब बीमारी को पकड़ने में आपको कौन बीमारी है, कहाँ है, ये सब आपको पता करने में एडजॉर्प्शन की क्रिया होती है। देखिए कैसे, जैसे मान लिया जाए कि आपका कोई बाल बच्चा पैदा हुआ है, आपको पता करना है कि हमारा है कि दूसरे के, समझ गए, तो आप डीएनए टेस्ट करने के लिए मेहरारू को तो कह नहीं सकते हैं कि मेहरारू चल तो डीएनए टेस्ट करवाओ तरी के करवा, ठीक ना। तो आप क्या कीजिएगा, अगर बाल रहेगा, बाल एक आध को लेकर के निकल जाइएगा, जरा डीएनए टेस्ट करो तो जी, बचवा के भी एगो बाल कबाड़ लीजिएगा और दोनों चेक कीजिएगा, अपनों वाला तीनों के चेक करवा दीजिए, मिल गया बढ़िया तो हाँ हमरे प्रोडक्ट है, समझ गए। तो ये प्रकार से आप कह सकते हैं कि ऊपरी भाग से किसी चीज का भी इलाज आप अगर कर देते हैं तो यहाँ पर कहा जाता है कि किसी भी बीमारी को भी पकड़ने के लिए हम यहाँ पे एडजॉर्प्शन की प्रक्रिया को लागू करते हैं। कोई दिक्कत, बाले बच्चे तो याद हो गया कुछ इस समय से याद कुछ करना था, खाली एक चीज पूछता है कि गैस मास्क में कौन सा केमिकल उपस्थित होता है, ये एक इम्पोर्टेंट था।